हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए पहले चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, जो कि सेकेंड चैप्टर है वेस्ट बंगाल बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स का। तो इस चैप्टर में हमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जैसे पहला पॉइंट है कोल्ड वॉर के ऊपर पढ़ना है, इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स, इसका इवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट है पोलैरिटी, बाईपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी, ये क्या होते हैं। इसके अलावा पढ़ना है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नैम भी कहते हैं, NAM। तो ये तीन टॉपिक के ऊपर हमको पढ़ना है, कोल्ड वॉर, पोलैरिटी और नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको इंक्लूड करता है ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो चले स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का मतलब होता है जो हॉट वॉर नहीं है, मतलब ठंडा वॉर। तो ठंडा वॉर किसके किसके बीच हो सकता है? दो पड़ोसी अगर उनके बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा है तो उनके बीच कोल्ड वॉर हो सकता है। अगर आपके क्लास का मॉनिटर और आपके बीच झगड़ा है तो आपके बीच बीच कोल्ड वॉर हो सकता है। कोल्ड वॉर मतलब एक ठंडा युद्ध, मतलब दो लोगों के बीच या दो देशों के बीच रादर उनके बीच एक ठंडे प्रकार का युद्ध होता है, जिसमें मतलब ऐसा लगता है कि न तो दोस्ती है और न ही दुश्मनी, एक बैलेंस वाला सिचुएशन आ जाता है जिसमें युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसा कि चैप्टर कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1945 के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। किसके किसके बीच? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रशिया, USSR। तो इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अब ये कोल्ड वॉर हुआ क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब इसका बैकग्राउंड देखना होगा। जैसे कि वर्ल्ड वॉर दो हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों देश एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, ये चार देश एक तरफ लड़ रहे थे। एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस, इनके बीच का ही झगड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एक तरफ इंग्लैंड था और दूसरी तरफ जर्मनी, जिसमें जर्मनी हार गया था। और उसके बाद उसके जो शासक थे हिटलर, उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की थी। उन्होंने नाजी पार्टी बनाई और फिर से अपने अपमान का बदला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपमान हुआ, जो उनके जर्मनी को बांट दिया इन मजबूत देशों ने आपस में, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था। अब इस बदले के ऊपर दो टीम बन चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली। तो थोड़ा मजबूत इधर भारी पड़ रहा है और ये थोड़े हल्के पड़ रहे हैं, तो इनके बीच झगड़ा हो रहा था। लेकिन इन चारों के बीच ये तय हुआ था कि जब हम ये वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे, तो हम जर्मनी को बांट लेंगे और जर्मनी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। लेकिन जैसे पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस कह लें या याल्टा कॉन्फ्रेंस, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ठीक उसके बाद पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस हुआ था और याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें यह तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, बड़े देशों ने बुलाया था, ताकि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन चारों ने मिलकर जर्मनी को, जो कि हार चुका था और हिटलर ने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब जर्मनी को बांट लेते हैं। तो चार हिस्से लगे, जिसमें से जो पश्चिमी हिस्सा था, मतलब जर्मनी का दो पार्ट किया गया, पश्चिमी हिस्से में तीन देशों को मिला, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इस जो पश्चिमी एरिया था, इसमें मतलब वेस्टर्न साइड जो था जर्मनी का, बर्लिन का,
इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, मतलब इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड थी। और दूसरी तरफ पश्चिमी साइड मिला रशिया को, और रशिया के उस वक्त के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट थे स्टालिन। तो अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला वो इन तीनों देशों को, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को, और दूसरे देश को मतलब रशिया को क्या मिला, रशिया को एग्रीकल्चरल फील्ड मिला, मतलब खेती वाली जगह मिली। मतलब यहाँ भी पार्शियलिटी किया इन तीनों मजबूत देशों ने, इन तीन मजबूत देशों ने इसके साथ, रशिया के साथ पार्शियलिटी की और इसको एक एग्रीकल्चरल फील्ड दी। इसका जो मन में ठेस पहुंचा, स्टालिन ने सोचा, स्टालिन भी एक डिक्टेटर के कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने सोचा कि भैया इसका तो बदला बनता है और इन्होंने हमें अपमान किया है। और यहाँ से वो बीज शुरू होती है कोल्ड वॉर का। ये कोल्ड वॉर कहें कि वहाँ से शुरू होती है, लेकिन उसके पहले से शुरू होती है। ये जो तीन देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये कैपिटलिस्ट देश हैं, पूंजीवादी के देश हैं। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट देश, कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला देश जो कि रशिया। अब दोनों में अंतर है। जैसे कैपिटलिस्ट देश, पूंजीवादी देश सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने का सोचता है, मतलब उसके लिए वेलफेयर उतना मैटर नहीं करता जितना कि कैपिटलाइजेशन मैटर करता है। मतलब कैपिटल बढ़ता रहना चाहिए, वेलफेयर बढ़े या ना बढ़े। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए और कैपिटल भी बढ़ना चाहिए। ये वेलफेयर के ऊपर भी इसका फोकस होता है, जैसे लेनिन का था। तो ये दो आइडियोलॉजी का भी झगड़ा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये कोल्ड वॉर प्रकाश में तो आने ही लगा। सब पूरे वर्ल्ड को समझ में आने लगा कि वर्ल्ड दो भागों में बट गया है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और यूएसए में एक दरार आ गई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही मजबूत देश बचे थे, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, क्योंकि बाकियों की जो शक्ति थी वो कम हो चुकी थी और कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि सबका पैसा खर्च हुआ था, बहुत खर्च हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो धीरे धीरे सारे देशों की शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन इनकी इकोनॉमी इंटैक्ट रहने की वजह से इनका पावर बरकरार रहा। तो जो कोल्ड वॉर होता है, जो शीत युद्ध या मन मुटाव वाला युद्ध होता है, वो बराबर के लोगों में होता है। मेरे और अंबानी के बीच कोल्ड वॉर नहीं हो सकता, लेकिन अंबानी और टाटा के बीच कोल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेटा के इंसान हैं। मेरे और अंबानी के बीच कोई किसी प्रकार का कोल्ड वॉर नहीं हो सकता। अगर जर्मनी कहता कि मैं यूएसएसआर से कोल्ड वॉर कर रहा हूँ, तो कैसे? जर्मनी तो खुद 4 हिस्से में बट गया है, तो वो क्या कोल्ड वॉर उसके में तो माना ही नहीं जा सकता। कोल्ड वॉर हमेशा बराबर, मतलब ताकतवर लोगों के बीच होती है। तो वर्ल्ड ने देखा कि वर्ल्ड दो भागों में बट गई थी। यहाँ से शुरू होता है बाइपोलैरिटी। वर्ल्ड दो भागों में बट गई थी, एक को लीड कर रहा था अमेरिका, दूसरे को लीड कर रहा था रशिया। किसी थिंकर ने कहा है, कोल्ड वॉर इज अ कंडीशन ऑफ नो वॉर एंड नो पीस। कोल्ड वॉर एक ऐसी समय है जब न तो वॉर था और न ही पीस था, न तो कोई युद्ध हो रहा था। मतलब 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यूनाइटेड नेशन का गठन हो चुका, उसके बाद कोई वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन शांति भी नहीं थी। हमेशा टेंशन था दोनों देशों के बीच कि अब वॉर हो जाएगा, तब वॉर हो जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। शुरुआत करते हैं पहले आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ। जैसे इन दोनों देशों के बीच आखिर किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट था? पहला, आइडियोलॉजी, जो मैंने कहा, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। जैसे मान लें कि आपके परिवार में अगर 4 भाई बहन हैं और एक उनमें से करोड़पति बन जाए, तो आप क्या करोगे? सपोज आप करोड़पति बन जाओ, तो क्या आप क्या करोगे? आप तीनों भाई बहन को छोड़ दोगे और खुद को और डेवलप्ड करने में अगर लगे हो, तो आप एक कैपिटलिस्ट विचारधारा के इंसान हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको उन तीनों की भी भलाई करनी चाहिए, तो आप एक कम्युनिस्ट सोच के व्यक्ति हो, ताकि आप दोनों को लेके चलना चाहते हो। आप वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों चाहते हो, लेकिन कैपिटलिस्ट वाले ज़्यादातर सिर्फ कैपिटल गेन, मतलब एक्यूमुलेशन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, वेलफेयर बहुत कम। तो ये दो आइडियोलॉजी का झगड़ा था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस को लगता था कि ये कम्युनिज्म जो है ये पूरा फैल जाएगा। धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया, चाइना, बहुत सारे जो कम्युनिस्ट देश थे जो इनको फॉलो कर रहे थे, तो ये कम्युनिज्म धीरे धीरे बहुत सारे देशों में फैलेगा। ये पहला कारण था कोल्ड वॉर का।
दूसरा कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पे, जिससे जापान की कमर टूट गई और जापान फिर वहां से उठना बहुत मुश्किल हो चुका था जापान के लिए। ये जो बम की कहानी थी, न्यूक्लियर पावर जो था, एटम बम, इस बात की जो इंफॉर्मेशन था वो ब्रिटेन के पास था, फ्रांस के पास था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी रशिया को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उनके पास एक एटम बम है। और इस एटम बम को गिराने के बाद जब जापान पे गिर गया तब पता चला रशिया को कि अरे इनके पास तो न्यूक्लियर पावर था। तो यहाँ से ऑब्वियसली खटास शुरू होती है उस दोस्ती की। ये लोग जर्मनी से लड़ते वक्त एक साथ थे, लेकिन यहाँ से अब दरार आना शुरू हो गया, क्योंकि ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म का थॉट फैले और ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म का थॉट फैले। दोनों देशों में अब धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो चुका था और अब दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। मतलब अब कम्युनिस्ट वाले सोच रहे थे कि हम कैसे इन्हें रोकें। जैसे एक घटना बताता हूँ, बर्लिन में एक घटना हुई थी। जैसे जब जर्मनी को बांटा गया था 4 भागों में, तो 3 भाग तो वेस्टर्न साइड पड़े थे और एक साइड ईस्टर्न साइड पड़ा था। पूर्वी हिस्सा जो था वो रशिया को मिला था और वो एग्रीकल्चरल फील्ड था। तो इसलिए क्या किया था रशिया ने, मतलब बर्लिन में रशिया ने, स्टालिन ने क्या किया था कि सी वे, मतलब समुद्र से आने वाली रास्ते और हवा से आने वाला रास्ता दोनों बंद कर दिया। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इनका आना जाना इस पार्ट में रोक दिया बर्लिन में। तो यहाँ पे फिर एक संकट मंडराने लगा कि अब झगड़ा हो सकता है, तब झगड़ा हो सकता है, और दोनों में ये एक टकराव होने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशंस ने बीच बचाव किया और ये रुक गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शब्दों का भी बहुत युद्ध रहा। मतलब यहाँ पे बोलने में भी कोई पीछे हटता नहीं था। जैसे ट्रूमैन ने कहा था, ट्रूमैन सिद्धांत दिया था। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में ये जो रशिया है, यूएसएसआर, अगर ये किसी भी देश पे आक्रमण करता है तो इसे हम अपने देश पे आक्रमण समझेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी इसका जवाब देंगे। और कहा कि जिन देशों को ये हड़पना चाहता है हम उनकी मदद करना चाहते हैं। आप चेकोस्लोवाकिया हो या कोई भी पोलैंड देश हो या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको पैसे देना चाहते हैं। सेम बातें वहाँ के यूएसए के चीफ सेक्रेटरी ने एक मार्शल प्लान जारी करके भी कहा था कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मदद करना चाहते हैं और उनकी पूरी रूप से मदद करेंगे पैसे से। इस बात पे अभी कैसे रशिया चुप रह सकता है? यूएसएसआर ने भी पूरे वर्ल्ड को बताया कि भैया हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए आगे हैं, और इसने भी बहुत सारी देशों को अपना पैसा देने लगा और उनको अपने अंडर लाने लगा। तो वर्ल्ड 2 देशों को, मतलब 2 देश वर्ल्ड को कंट्रोल करने लगे थे, अमेरिका और रशिया। अब रशिया चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसको फॉलो करें और अमेरिका चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसको फॉलो करें। दोनों में और भी बहुत प्रकार के टसल चल रहे थे। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो कैपिटलिस्ट देश थे, उन्होंने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस ग्रुप का ये मकसद था कि अगर रशिया या यूएसएसआर किसी दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो ये नाटो के माध्यम से उस पर आक्रमण करेंगे। मतलब ये पूरे देश ज्वाइंट वेंचर चलाएगा यूएसएसआर के खिलाफ। तो यूएसएसआर ने भी इसके जवाब में वॉर्सो पैक्ट तैयार किया था। वॉर्सो पैक्ट मतलब जो छोटे छोटे देश, जो कम्युनिस्ट देश थे, उनको मिला के भी इसने भी अपनी एक टीम बनाई थी। तो नाटो के जवाब में वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था। तो हर चीज का अपना अपना जवाब देता जा रहा था। इन दोनों के बीच एक टसल बनती जा रही थी, रशिया और अमेरिका के बीच। जैसा कि बर्लिन क्राइसिस हुआ था, वैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ और बहुत सारे देशों में इनका झगड़ा हो रहा था। मतलब ये डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, किसी तीसरे देश में अपना अधिकार जमा के ये लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका एक मजबूत देश था जिसके पास बहुत इकोनॉमी थी और बहुत मजबूत था वो इकोनॉमिकली। लेकिन रशिया इसकी तुलना में उतनी मजबूत नहीं था और रशिया में खुद का इंटरनल डिस्टर्बेंस भी चल रहा था। जनता नहीं चाहती थी ये कोल्ड वॉर, क्योंकि इस कोल्ड वॉर से उनका नुकसान हो रहा था। रशिया में
रशिया वालों ने क्या करके रखा था कि बाहर के किसी भी कंपनी को अपने यहाँ व्यापार करने नहीं दे रहे थे। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पूरा बंद था। अभी इस बंद होने के कारण क्या हो रहा था कि कोई और दूसरा देश का इंसान यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पा रहा था, मतलब इसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। और रशिया मतलब जब यूएसएसआर टूटा 1990 में, तो लगभग 15 भागों में यूएसएसआर टूटा। रशिया आज 15 भाग में टूटा, मतलब 15 अलग अलग देश बने। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूएसएसआर 15 देशों को लेके मिलके बना रहा होगा 1945 के आसपास, जब वो टूट जाएगा तो क्या वो अमेरिका जैसे देश के सामने टिक सकता है? नहीं। और इस तरह से धीरे इसका टूटना ही कोल्ड वॉर की समाप्ति है। और कोल्ड वॉर 1990 के आसपास समाप्त हुआ। इसके बीच काल में क्या हुआ? जैसे स्टालिन जो थे, स्टालिन ये ओपननेस में विश्वास नहीं करते थे। स्टालिन किसी दूसरे देश को अपने देश में विश्वास बाजार करने नहीं देना चाहते थे। इसके बाद आए क्रुश्चेव ने थोड़ा लीनियंसी दिखाई और दूसरे देशों को अपने देश में व्यापार करने दिया। वो चाहते थे कि कोई युद्ध न हो, और इस युद्ध न होने के कारण उन्होंने किसी और देश में अपना एग्रेशन नहीं दिखाया ताकि कम्युनिज्म फैलाया जाए। अगर मैं किसी देश में आक्रमण करूंगा, वहां पे अमेरिका ऑटोमेटिक आक्रमण करेगा, तो एक टेंशन वाला पीरियड आएगा। लेकिन जब क्रुश्चेव रशिया का राष्ट्रपति बना, तब उसने कहीं भी आक्रमण नहीं किया और वो पीस चाहता था, लेकिन उसने भी पूरा ओपननेस नहीं लाया। उसके बाद गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने, गोर्बाचेव रशिया के राष्ट्रपति, तो गोर्बाचेव ने दो थ्योरी लाई, ग्लासनोस्ट और पेरिस्टोरिका। ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी, मतलब उनके जो मार्केट जो क्लोज था वो मार्केट अब ओपन होगा। धीरे धीरे दूसरे देशों को अपने देशों में व्यापार बाजार करने के लिए आने देंगे। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। जैसे ये दोनों एक रेस में दौड़ रहे थे, अमेरिका भी और रशिया भी, आर्म्स रेस में, हथियारों के रेस में दोनों दौड़ रहे थे। तो अमेरिका के पास फंडिंग था, पैसा था, तो वो हथियार पे हथियार बनाया जा रहा था। लेकिन रशिया के पास उतनी फंडिंग और उतना पैसा नहीं था, तो उतने रशिया उस रेस में उतना कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और जब 1990 में यूएसएसआर टूटा, तो इस कोल्ड वॉर को समाप्त मान लिया गया और इस प्रकार कोल्ड वॉर खत्म हुआ। और जो वर्ल्ड दो भाग में बटा था, जिसको बाइपोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी का मतलब होता है किसी एक का साइड लेना। जैसे बॉलीवुड में पोलैरिटी है, एक गैंग, खान गैंग, कपूर गैंग, करण जौहर गैंग, तो ये जो गैंग है, वैसे ही वर्ल्ड दो गैंग्स में बट गया था, अमेरिका गैंग, रशिया गैंग। तो ये पोलराइजेशन है। तो ये दो वर्ल्ड के दो तरफ में, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1990 में, तो अब जब रशिया है ही नहीं, तो अमेरिका को compete करने वाला कोई था नहीं। और उस दौरान अमेरिका, मतलब ये जो 1945 था, उस वक्त बाइपोलैरिटी देखा गया। और जब 1990 आता गया, तो अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई देश नहीं था, इसलिए यूनिपोलैरिटी देखी गई। मतलब पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा था अकेला अमेरिका। लेकिन आज के दौर में यूनिपोलैरिटी भी खत्म हो चुकी है, आज मल्टीपोलैरिटी की दौर है। मल्टीपोलैरिटी मतलब आज जापान, जर्मनी, इनके भी तो गाड़ियां अमेरिका में चल रही हैं, इनके भी मैन्युफैक्चरिंग है, इनके भी इंडस्ट्री है। तो आज वर्ल्ड बाइपोलैरिटी में नहीं है, आज वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी में है। आज हर देश अपने अपने भाग का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड को कोई एक देश चला रहा है, ये नहीं है। दूसरा पॉइंट, मतलब दो पॉइंट हो गए, एक कोल्ड वॉर, एक बाइपोलैरिटी। तीसरे पॉइंट, थर्ड वर्ल्ड। जैसे कुछ कंट्रीज थे जो ना ही अमेरिका का साइड ले रहे थे और ना ही रशिया का, वो किसी और नहीं जाना चाहते थे, ना अमेरिका की ओर जाना चाहते थे, ना रशिया की ओर जाना चाहते थे। जैसे हम जैसे देश, जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, वो किसी और नहीं जाना चाहता था, ना अमेरिका की ओर ना रशिया की ओर, क्योंकि आज़ादी ही तो मिली है 200 सालों के बाद। और अगर मैं किसी एक के साइड फिर चला जाऊं तो फिर से गुलामी झेलनी होगी। ये जो कंट्रीज थे थर्ड वर्ल्ड, ये अपने आप को अपने आप में रखना चाहते थे। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसे कहते हैं? जो कंट्री आज भी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, जैसे हम,
जिस देशों में आज भी रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं है, आज भी हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है, क्या सबके पास रोटी कपड़ा मकान है? नहीं है। तो हम उस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने सोचा, उन्होंने तय किया कि वो किसी भी पोलर के साथ नहीं जाने वाले हैं। मतलब ना वो अमेरिका के साथ जाएंगे और ना ही रशिया के साथ। वो उन्होंने कहा कि हम एक न्यूट्रलिटी फॉलो करेंगे, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स। हम दोनों से समान दूरी बना के रखेंगे, मतलब ना ही मेरा कोई दोस्त होगा ना ही मेरा कोई दुश्मन होगा। तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी, नॉन अलाइनमेंट की थ्योरी, गुट निरपेक्ष की नीति। गुट निरपेक्षता मतलब ये दोनों से समान दूरी बनाए रखेंगे। और कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लेकर इन्होंने नैम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें कौन कौन से देश के थे? जैसे इंडोनेशिया के थे, इजिप्ट, इंडोनेशिया था, इजिप्ट था, है ना, घना था, इंडिया था। ऐसे 4-5 देशों के जो राष्ट्रपति थे, टीटो, नासिर, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने मिलके नैम बनाया। बेलग्रेड में पहली सभा की, जिसका मुद्दा यही था, जियो और जीनो दो। मतलब पंचशील की नीति पे, ना हम तुम्हें आक्रमण करेंगे ना तुम हमें आक्रमण करो। ये जो 4 देशों के बारे में मैंने बताया, इजिप्ट, घना, इंडोनेशिया, इंडिया, ये उधर जा सकते थे, अमेरिका की ओर भी जा सकते थे और रशिया की ओर भी जा सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे की मदद के साथ ही हम डेवलप्ड बनेंगे। लेकिन हम दूसरे के किसी के टीम में जाना नहीं चाहते, क्योंकि किसी के भी टीम के जाने का मतलब गुलामी होता है। तो यहाँ पे ये गुलामी नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सभाएं की और बहुत सारे देशों को अपने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, जिसमें अभी तक लगभग 120 देश हैं। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इसकी कमान संभाली और वो भी यहाँ पे मेंबर थी। और इस नॉन अलाइंड मूवमेंट ने हमें एक चीज़ तो दिया कि हम इस दोनों गुट से दूर रहें और हमने अपने आप को डेवलप बनाने की कोशिश की। मतलब जो आज कंसेप्ट मोदी जी आत्मनिर्भर का दे रहे हैं, अगर हम उसी वक्त किसी में ज्वाइन हो गए होते हैं तो क्या आज जितने क्षमता तक हम आत्मनिर्भर बने हैं उतना भी नहीं होते। तो इस नॉन अलाइनमेंट थ्योरी आज भी थोड़ी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज के देश में आपको अमेरिका और रशिया का दोनों का ही साथ चाहिए। जैसे अभी रशिया ने कोविड का जो वैक्सीन है वो बना लिया, तो आपको उसकी मदद चाहिए। अमेरिका को आपने अपने देश में बुलाया था फरवरी में, है ना, तो आपको अभी हर देश के साथ दोस्ती रखनी होगी, जो कि ज़रूरत है, अभी इस सेंचुरी की डिमांड है वो। इसलिए हमें हर देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। इससे लंबा और वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए पूरे टॉपिक्स को छोटे छोटे में कवर किया। अगर आपको और समझना हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।